अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्कबेंचेस एकेडमी। अच्छा, अभी हम करेंगे ये G6PD डेफिशिएंसी। अच्छा सिंपल, यहाँ पे आपका ये जो G6PD है, ये आपका एक एंजाइम है और यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने आपको बता रखा, हमारे यहाँ पे जो एंजाइमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये मोस्टली हमारे होते हैं रिसेसिव ट्रेट वाले। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिसेसिव को दोबारा से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये पेशेंट के अंदर एक आपको वहाँ पे क्रोमोसोम है मेल की तरफ से, और दूसरा यहाँ पे आपका आ गया फीमेल की तरफ से, मतलब मदर, और दूसरा आपका वहाँ पे फादर की तरफ से आ गया। अच्छा, अगर यहाँ पे एक आपका मदर वाला जो आपको वहाँ पे अब नॉर्मल है और फादर वाला आपको वहाँ पे ओके वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के अंदर जब रिसेसिव डिजीज होगी तो वहाँ पे ये जो नॉर्मल वाला होगा, फादर वाला जो आपको वहाँ पे नॉर्मल है, ये क्या करेगा, अब नॉर्मल को स्प्रेस कर देगा और पेशेंट के अंदर डिजीज नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये दोनों के दोनों जीन्स उसके वहाँ पे अब नॉर्मल होंगे, मतलब ये आपको वहाँ पे फादर वाला और उसके बाद आपको वहाँ पे मदर वाला, जब ये दोनों अब नॉर्मल होंगे तब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे डिजीज आएगी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये एक्स लिंक लिखा हुआ है, तो इसमें आपको पता है जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में दोनों के दोनों एक्स आपको वहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद मेल्स के केस में क्या होता है, आपको वहाँ पे एक एक्स होता है और दूसरा यहाँ पे आपका वाई होता है। अच्छा, इससे आपने याद रखना कि फीमेल्स के केस में जब आपको वहाँ पे दोनों के दोनों आपको वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम्स जो हैं, ये जब दोनों एबनॉर्मल होंगे तब फीमेल के अंदर डिजीज आएगी। अच्छा, मेल के केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक ही एक्स क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, जब आपका ये पेशेंट जो है, जो आपका वहाँ पे मेल है, मेल के केस में जब आप वहाँ पे एक्स जो आपको वहाँ पे एबनॉर्मल वाला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि नॉर्मल वाला आपको वहाँ पे नहीं पड़ा होगा जो इसको वहाँ पे स्प्रेस कर दे, तो इसके केस में क्या होगा, आपका जो मेल है उसके अंदर ये डिजीज आना शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर आपने याद रखना है, यहाँ पे आपका मेल होगा, क्लासिक केस के अंदर आपको वहाँ पे मेल बताएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो G6PD है इसका वहाँ पे डिफेक्ट होगा। अच्छा, ये जो G6PD है इसका काम क्या होता है, इसने वहाँ पे प्रोडक्शन करवाती है हमारे यहाँ पे NADPH की। अच्छा, ये मैंने ना आपको वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के अंदर करवा दिया हुआ है, तो ऐसे करता हूँ थोड़ा सा इसको ना वहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं। ये आगे हमारे यहाँ पे G6PD डेफिशिएंसी मैंने बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको वहाँ पे करवा दिया। सिंपल, आपने इसके अंदर ये याद रखना है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो आपको वहाँ पे ग्लूकोज आ रही है, उसको वहाँ पे अपने ये फॉस्फेट उसके अंदर आपने वहाँ पे ऐड करवा दिया। अच्छा, इसके बाद ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसको हम कन्वर्ट करवाते हैं इंटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, और ये आपका एंजाइम कौन सा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जो डिहाइड्रोजनेज करवाएगा, ये आपको हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, या फिर सिंपल हमारे यहाँ पे G6PD। अच्छा, इसके बाद इसका काम क्या है, ये आप वहाँ पे G6PD ने क्या किया, यहाँ पे आपका एक 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बना दिया, और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे यहाँ पे NADPH। अच्छा, ये जो है ना नॉर्मली हम वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के अंदर बनाते हैं NADH, और यहाँ से हम एनर्जी निकाले होते हैं। अच्छा, NADH और चीज़ है और ये NADPH और चीज़ है। NADPH को हम यूज़ करते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ हमारे ये ग्लूटाथायोन। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, आपका एक एंजाइम होता है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, वो क्या करता है, जो आपका ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन होता है उसको ये कन्वर्ट करवाता है इनटू रिड्यूस ग्लूटाथायोन। अच्छा, ये जो रिड्यूस ग्लूटाथायोन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब आपको वहाँ पे ना बॉडी के अंदर ये फिर होते हैं हमारे यहाँ पे फ्री रेडिकल्स वगैरह, या फिर आपके वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स वगैरह। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्योंकि आपके वहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह को किल करने के लिए हमारे यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो फ्री रेडिकल्स वगैरह आते हैं ना, इनको ये नहीं पता होता कि आपको वहाँ पे नॉर्मल वाला सेल कौन सा है, या फिर आपको वहाँ पे बैक्टीरिया वाला, या फिर आपका एबनॉर्मल सेल कौन सा है। तो आपकी बॉडी ने क्या करना होता है, अपने आप को वहाँ पे प्रोटेक्ट करना होता है, और आपकी बॉडी प्रोटेक्ट कहाँ से करती है, वो आपको वहाँ पे रिड्यूस ग्लूटाथायोन या इसके थ्रू प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, उसमें क्या होता है, ये है आपका जो आपका रिड्यूस ग्लूटाथायोन है, ये आपको वहाँ पे फ्री रेडिकल्स या फिर आपको वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसके साथ मिलता है, और ये क्या करता है, आपको वहाँ पे जो है ना आपको वहाँ पे वाटर बना देता है। अच्छा, यहाँ से क्या होता है, आपकी जो मेम्ब्रेन्स होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे RBC हमारे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, यहाँ पे जब आपको वहाँ पे आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड आया, तो आपके RBC की मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो पड़ा हुआ है हमारे यहाँ पे ग्लूटाथायोन, ये क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है, और यहाँ से आपका प्रोड्यूस हो जाता है वाटर, और यहाँ से कोई भी इफेक्ट आपको वहाँ पे RBCs के ऊपर नहीं आता। अच्छा, अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये नहीं होगा, आपको वहाँ पे G6PD नहीं होगा, G6PD नहीं होगा, तो आपका वहाँ पे NADPH नहीं बनेगा, और यहाँ से रिड्यूस ग्लूटाथायोन नहीं बनेगा। अच्छा, अगर रिड्यूस ग्लूटाथायोन नहीं होगा, तो ये आपका जो होगा ना, आप वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर आपको वहाँ पे फ्री रेडिकल्स वगैरह ये क्या करेंगे, डायरेक्टली आएंगे और सेल्स वगैरह को डैमेज कर रहे होंगे, आपके वहाँ पे RBCs की मेम्ब्रेन डैमेज होगी। और इसके अंदर याद रखना, आपने वहाँ पे जब RBCs की मेम्ब्रेन डैमेज होगी, तो आपको पता है आपके जो RBCs हैं इसके अंदर क्या होती है, आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन होती है, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपके जो रेडिकल्स वगैरह हैं ये क्या करेंगे, आपके ग्लोबिन की चेन्स जो है उसको ये डीनेचर करना शुरू कर देंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये आपका एक RBC है, ये आपको वहाँ पे नॉर्मल वाला है, और अब जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया, और यहाँ पे ये जो नॉर्मल RBC है इसके अंदर ये उसकी ग्लोबिन की चेन्स जो है ये आपको वहाँ पे जो है ये डीनेचर हो गई, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपके जहाँ से डीनेचर होगा वहाँ पे एक प्रेसिपिटेट सा बनना शुरू हो जाएगा, सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और ये आपकी होती है हीन्स बॉडीज। अच्छा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको G6PD के केस में एक तो सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलेगी
हींस बॉडीज़। अच्छा इसके बाद क्या होगा, ये ब्लड ट्रैवल करता करता हमारा जाएगा आपको वहाँ पे स्प्लीन के पास, और स्प्लीन में आपको पता है आपके जो स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस हैं वो क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं आपको वहाँ पे आरबीसीज को। अच्छा जब वो ये देखेंगे कि ये आपके जो आरबीसी है इसके ऊपर ये जो है ना कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, तो वो क्या करेंगे, ये जो आरबीसी है इसका वहाँ से ना ये जो पोर्शन होगा इसका एक बाइट लेके इसको आरबीसी की मेम्ब्रेन से अलग कर देंगे। अच्छा जब ये इसको वहाँ पे अलग कर देंगे तो ये आपको वहाँ पे बन जाएगा बाइट सेल। अच्छा ये आपके जो मैक्रोफेजेस है उन्होंने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे मेम्ब्रेन जो है उसको डायरेक्टली डैमेज किया है। तो मेम्ब्रेन जब डैमेज होगी तो आपको वहाँ पे जो आरबीसीज हैं ये नॉर्मल अपना वहाँ पे स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और यहाँ से इसके अंदर बनने शुरू हो जाएंगे स्फेरोसाइट्स। अब ये क्या होगा, ये जो स्फेरोसाइट्स बनेंगे, ये स्फेरोसाइट्स जब दोबारा से हमारे सर्कुलेशन में आए, सर्कुलेशन से ये ट्रैवल करते करते हमारे यहाँ पे जाएंगे स्प्लीन में। अच्छा स्प्लीन में क्या होगा, आपको पता है आपको वहाँ पे जो स्प्लेनिक एरिया होता है, आपको वहाँ पे कॉर्ड्स ऑफ बिलरोथ, वहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रक हो जाएंगे, और वहाँ से क्या होगा, दोबारा यही हमारे ये जो होंगे ना हमारे यहाँ पे फेगोसाइट्स, स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस, वो क्या करेंगे, इसके वहाँ पे जो है ये बॉडी से फेगोसिटिक एक्टिविटी से आप वहाँ पे बॉडी से निकालना शुरू कर देंगे। सबसे पहले क्या होगा, आपको वहाँ पे बनेगा हींस बॉडीज़, उसके बाद क्या होगा, आपको वहाँ पे बनेंगे बाइट सेल्स, और यहाँ से आपके बनेंगे आप वहाँ पे स्फेरोसाइट्स, और स्फेरोसाइट्स दोबारा जब जाएंगे हमारे यहाँ पे स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस के पास, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ तो ये हो गई हमारे यहाँ पे, आपके वहाँ पे एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस, ये मैंने आपको बताया था, जो आपको वहाँ पे स्प्लीन करवाती है ना, ये आपकी होती है एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस, और इसका सारा मैकेनिज्म आपको पता चल गया। अच्छा इसके बाद इसके अंदर जो है ना इंट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस भी चल रही होती है, और उसमें सिंपल ये है कि आपके जो ये है ना हमारे यहाँ पे ये जो स्ट्रेस वगैरह प्रोड्यूस हुई है, आपको वहाँ पे ये फ्री रेडिकल्स वगैरह फिर रहे हैं, या फिर आपको वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिर रहा है, ये क्या करता है, डायरेक्टली आपके आरबीसीज जो है इसको वहाँ पे डैमेज करता है। आरबीसीज में से आपको वहाँ पे जो है ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह लॉस होना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ से क्या होता है, आपकी जो मेम्ब्रेन है, आपकी जो सॉरी वेसल है, वेसल के अंदर ही आपके जो सेल्स होते हैं ये आपको वहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पे आपको मिलती है इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। तो यहाँ पे आपको दोनों आपकी जो है हिमोलिसिस मिलेंगी, एक्स्ट्रा वेस्कुलर भी होगी और उसके बाद हमारे यहाँ पे इंट्रावेस्कुलर भी होगी। लेकिन इसके अंदर आपने याद रखना हमारे यहाँ पे मोस्ट प्रीडोमिनेंट कौन सी है, हमारे यहाँ पे ये इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस जो पैथोमा है उसके अंदर उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ, हमारे यहाँ पे प्रीडोमिनेंट जो यहाँ पे आपकी जो है ना ये G6PD के केस में आपकी जो प्रीडोमिनेंट हिमोलिसिस चल रही होती है वो आपकी होती है इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। अच्छा ये G6PD के केस में क्या होगा, आप वहाँ पे NADPH नहीं बनेगा, और ये NADPH हमें चाहिए होता है आपको वहाँ पे ग्लूटाथायोन को रिड्यूस करने के लिए, जो क्या करता है आपके जो होते हैं ना आरबीसीज, ये क्या करता है आपको वहाँ पे डिटॉक्सिफाई करता है हमारे यहाँ पे फ्री रेडिकल्स और हमारे यहाँ पे पेरोक्साइड्स को, और यहाँ से ये आपके जो आरबीसीज हैं इसको वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अच्छा इस केस में क्या होगा, ये जो आपको वहाँ पे NADPH चाहिए आपको वहाँ पे कम होगा, तो आरबीसीज ये आपको वहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे मिलेगा हिमोलिटिक अनीमिया। अच्छा इसके अंदर आपने याद रखना है हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आपको वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अच्छा इसमें आपने लाजमी याद रखनी है हमारे यहाँ पे सल्फोनामाइड्स, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन याद रखनी है, प्रीमाक्वीन याद रखनी है, फावा बीन्स याद रखनी है, और हमारे यहाँ पे क्लोरोक्वीन्स वगैरह जो है ना ये आपने इसके अंदर याद रखनी है। ये क्या करती हैं आपके पेशेंट के अंदर जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करती हैं, वहाँ से ये जो है ना आपको वहाँ पे मेम्ब्रेन्स वगैरह जो है उसको भी ये डैमेज करना शुरू कर देती हैं। ये हो गया हमारा इसके अंदर। इसमें आपने याद रखना है हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन हमारे यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज है। मतलब क्या होगा, आपके बैक्टीरिया जब आपको वहाँ पे सर्कुलेशन में आएगा तो आपकी बॉडी ने क्या करना है, इसको वहाँ पे किल करना है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, आप वहाँ पे फ्री रेडिकल्स और ये आप वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह जो है ये प्रोड्यूस करके रिस्पायरेटरी बस के थ्रू आप वहाँ पे बॉडी से आप वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह को किल कर रही होती है। अच्छा अगर आपका जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे होगी G6PD डेफिशिएंसी, तो इस केस में क्या होगा, ये जो आपको वहाँ पे फ्री रेडिकल्स वगैरह बनेंगे या फिर आपको वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, ये क्या करेगा आपको वहाँ पे आरबीसीज वगैरह को भी डैमेज करना शुरू कर देगा, और पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे हिमोलिसिस जो है ये मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा इसके अंदर ये जो चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि ये आपका वहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अच्छा इसके बाद आपने याद रखना है आपकी एंजाइम डेफिशिएंसी के अंदर ये आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन है। अच्छा ये आपका मोर प्रिवेलेंट कहाँ पे, ये आपको वहाँ पे पेशेंट जो है जहाँ पे आपके होते हैं, ये हमारे यहाँ पे मलेरिया एंडेमिक रीजन, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे सब सहारियन अफ्रीका या फिर हमारे यहाँ पे जो है ये साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे ये हमारा मोर प्रिवेलेंट है। अच्छा इसके बाद इसके अंदर आपको वहाँ पे मिलेंगी हींस बॉडीज़, आपको वहाँ पे बाइट सेल्स मिलेंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पे जो है ये स्फेरोसाइट्स भी मिल रहे होते हैं। तो आपने इसके अंदर याद रखना है हींस बॉडीज़ भी मिलेंगी, और हींस बॉडीज सिंपल है कि हमारे यहाँ पे आपकी जो ग्लोबिन चेंज है ये आपको यहाँ पे डीनेचर हो जाती हैं, और ये प्रेसिपिटेट कर देती है हमारे यहाँ पे आरबीसीज के अंदर आपको वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के केस में, और ये आपको जो है ना ये एक हींस बॉडीज जो है आपको वहाँ पे बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा इसके बाद क्या होगा, ये आपके जो होंगे ना आपको वहाँ पे हींस बॉडीज वाले पोर्शंस, ये जब हमारे यहाँ पे जाएंगे स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस के पास, तो वो क्या करेंगे, इसके अंदर से ना ये एक बाइट सेल ले लेंगे, फैगोसिटिक इसका वहाँ पे रिमूवल करवाएंगे, बाइट लेंगे, और यहाँ से आपके ये बन जाएंगे बाइट सेल्स। अच्छा जी ये आगे हमारे यहाँ पे हींस बॉडीज, सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है G6PD डेफिशिएंसी के केस में आपको यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है ये आपको यहाँ पे डीनेचर हो जाएगी, और यहाँ से प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देगी, और इसमें आपने याद रखना है ये आपको यहाँ पे आयरन इसके अंदर होती है। अच्छा इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फेगोसिटिक रिमूवल होगा हींस बॉडीज का, और ये आपके बन जाएंगे बाइट सेल्स। अच्छा इसके बाद ये जो हींस बॉडीज हैं इसको देखने के लिए हमें यहाँ पे जो है ये क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन चाहिए होता है, आपको यहाँ पे सुपरा वाइटल स्टेन होता है, और इसमें आपने याद रखना है ये है ना ये आपको यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, या फिर इसके अलावा इसको ना ये हींस स्टेन भी कहते हैं।
हैं और इसके थ्रू आप यहाँ पे जो है ये आरबीसीज के अंदर ये जो हमारे यहाँ पे है ना हींस बॉडीज, ये आप वहाँ पे देख लेते हैं। आपने वहाँ पे याद रखना क्रिस्टल वायलेट या फिर हमारे यहाँ पे हींस स्टेन या फिर हमारे यहाँ पे सुपरा वाइटल स्टेन। अच्छा जी, ये आ गई हमारे यहाँ पे G6PD डेफिशिएंसी। सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है, ये जो है आपको मैंने सारा बता दिया। इसके अंदर आपने इसके अंदर याद रखना है, यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और वहाँ से आरबीसीज डैमेज हो जाएंगे और पेशेंट के अंदर हो जाएगा हिमोलिसिस। यहाँ पे एक्स्ट्रा वैस्कुलर और इंट्रावैस्कुलर दोनों होते हैं, मैंने दोनों का मैकेनिज्म आपको बता दिया। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है, हमारे यहाँ पे एटियोलॉजीज के अंदर हमारे यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन है वो है हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन। अच्छा, इसके अलावा जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ड्रग्स वगैरह आप वहाँ पे करवा सकती हैं। ड्रग्स में आपने याद रखना हमारे यहाँ पे सल्फा ड्रग्स, आपने इसके अंदर मोस्ट कॉमनली याद रखनी हमारे यहाँ पे ट्राइमेथोप्रीम सेल्फ मिथोक्साजोल। ये आपका जो पेशेंट है आप वहाँ पे यूज़ करेगा और उसके बाद आपके पास प्रेजेंट करेगा ये जो है ना आप वहाँ पे एनीमिया के साथ। तो आपने इसके अंदर याद रखना है ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये G6PD डेफिशिएंसी। अच्छा, ये आपको वहाँ पे होगी सल्फर ड्रग्स होगी। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है एंटी मलेरियल ड्रग्स वगैरह कोई भी यूज़ करेगा तो उसके बाद आपके पास प्रेजेंट करेगा तो ये G6PD डेफिशिएंसी। अच्छा, इसके बाद ये फावा बीन्स, इसके अलावा जो है आपने वहाँ पे याद रखनी है हमारे यहाँ पे जो ये डेप्सोन आपने इसके अंदर याद रखनी है लाजमी। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है ना ये आइसोनियाजाइड, ये भी पेशेंट के अंदर क्या करवाती हैं, आप वहाँ पे एनीमिया करवा रहे होते हैं। और यहाँ पे ये भी क्या है, आपका जो पेशेंट है जब ये यूज़ करेगा डेप्सोन या फिर आइसोनियाजाइड और उसके बाद आपके पास प्रेजेंट करेगा, ये दोनों भी क्या करेंगे, आप वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगी और वहाँ से पेशेंट के अंदर क्या करवा रही होंगी, एनीमिया करवा रही होंगी और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हिमोलिटिक एनीमिया होगा। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा ये दोनों हिमोलिसिस के साइन एंड सिम्टम्स के साथ। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के अंदर क्योंकि हिमोलिसिस हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगी। अच्छा, वो क्या होगा, आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये कॉन्जुगेट होगी और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी क्योंकि आपको वहाँ पे ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगी, आपकी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपको वहाँ पे यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएगी और पेशेंट के अंदर आप वहाँ पे डार्क यूरिन जो है ये मिल रहा होगा। अच्छा, डार्क यूरिन आपने इसके अंदर याद रखना। दूसरा हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे एनीमिया, ये तो आपको पहले से ही पता है कि पेशेंट के अंदर क्या होगा, आरबीसीज डैमेज हो रहा है तो पेशेंट के अंदर एनीमिया मिलेगा और फटीगनेस वगैरह होगी, पेशेंट के अंदर वीकनेस वगैरह जो है ये मिल रही होगी, कंजक्टिवल पैरल वगैरह आपको वहाँ पे मिल रहा होगा, डार्क यूरिन आपको इसके अंदर मिलेगा। उसके बाद ये जो आपकी हीमोग्लोबिन है, क्योंकि आप वहाँ पे जो है ये पेशेंट के अंदर हो रही है हमारे यहाँ पे इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन आपके वहाँ पे ट्रेवल करती करती हमारे यहाँ पे यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएगी। मैंने मैकेनिज्म आपको लास्ट में बता दिया है। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है आपको वहाँ पे सबसे पहले बाइंड करती है हमारे यहाँ पे हेप्टोग्लोबिन के साथ। अच्छा, उसके बाद जो फ्री आपके वहाँ पे बच जाती है हीमोग्लोबिन, ये आपके वहाँ पे फिल्टर होकर हमारे यहाँ पे यूरिन के अंदर आनी शुरू हो जाती है, आपको हो जाएगी आप पेशेंट के अंदर ये हीमोग्लोबिन यूरिया। और यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के अंदर ये जो हेप्टोग्लोबिन है ये उसका वहाँ पे लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। पेशेंट आपके वहाँ प्रेजेंट करेगा बैक पेन के साथ, हीमोग्लोबिन यूरिया के साथ, फ्यू डेज आफ्टर ऑक्सीडेंट स्ट्रेस, मतलब जो पेशेंट है उसके वहाँ पे इन्फेक्शन हुई या फिर कोई भी आपने वहाँ पे ड्रग दी और उसके कुछ दिन के बाद ये आपके पास प्रेजेंट कर रहा है हीमोग्लोबिन यूरिया के साथ और यहाँ पे उसको बैक पेन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट के अंदर क्या आप वहाँ पे G6PD डेफिशिएंसी है। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसको हमने वहाँ पे डायग्नोज करना है, तो डायग्नोज में सबसे पहले हमारे यहाँ पे बेस्ट इनिशियल क्या होगा, ये हमारी होगी CBC विद स्मेयर। अच्छा, स्मेयर में आपको क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे जो है ये हाइंस बॉडीज वगैरह मिल जाएंगी, बाइट सेल्स वगैरह मिल जाएंगे और उसके बाद जो मैंने आपको वहाँ पे बता दी हमारे यहाँ पे स्फेरोसाइट्स ये भी आपको वहाँ पे जो है ये मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे CBC में क्या होगा, सिंपल आपको वहाँ पे HB कम होगी पेशेंट के अंदर, उसके बाद उसको वहाँ पे जो है ये एनीमिया जो है इसका वहाँ पे होगा नॉर्मोसिटिक एनीमिया। अच्छा, उसके बाद आपको वहाँ पे स्मेयर में आपको वहाँ पे जो है ये हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे हमारे यहाँ पे हींस बॉडीज, उसके बाद ये बाइट सेल्स वगैरह मिल जाएंगे, स्फेरोसाइट्स वगैरह मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर जब आप हमें बात करेंगे हमारे यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट आप वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की, तो मोस्ट एक्यूरेट में हम क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे G6PD का लेवल, आप वहाँ पे इंजाइम ऐसे करवाएंगे पेशेंट के अंदर और यहाँ पे आपने याद रखना है G6PD आप वहाँ पे कम होगा। और इसमें एक चीज़ हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये कि एक्यूट हिमोलिसिस के केस में ये आपका वहाँ पे फॉल्सली नॉर्मल भी होता है। तो आप क्या करेंगे ये, क्योंकि आपको वहाँ पे फॉल्सली नॉर्मल होता है तो आप वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये 1 to 2 मंथ्स आफ्टर जो है आप वहाँ पे इन्फेक्शन या फिर आपको जो है ये एपिसोड आप 1 to 2 मंथ आफ्टर उसके अंदर ये G6PD का लेवल चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है जब आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर हिमोलिसिस चल रही होती है तो वहाँ पे जो G6PD डेफिशिएंट आरबीसीज होते हैं ये सबसे पहले आप वहाँ पे जो है ना हीमोलाइज्ड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर क्योंकि आप वहाँ पे सबसे पहले वो हीमोलाइज हो रहे हैं और यहाँ पे आपका ये G6PD आप वहाँ पे आपको नॉर्मल नज़र आ रहा होता है, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ये 1 to 2 मंथ आफ्टर उसके अंदर देखेंगे G6PD का लेवल, अगर ये कम होगा तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट के अंदर क्या वहाँ पे G6PD डेफिशिएंसी है। अच्छा, इसके बाद जब आपने वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करना है तो ट्रीटमेंट में सिंपल हम यहाँ पे जो भी ट्रिगर होगा ट्रिगर को हम वहाँ पे अवॉइड करवा रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना पेशेंट के अंदर सिंपल आपका ट्रीटमेंट में ये चीज़ है, बाकी इसके अंदर आपने याद रखना हमारे यहाँ पे एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है और यहाँ पे आरबीसीज वगैरह आपको वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपको वहाँ पे डैमेज हो रहे होंगे और इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे आपका रिड्यूस ग्लूटाथायोन आपको वहाँ पे कम होता है। अच्छा, ड्रग्स आपने इसके अंदर याद रखनी है सल्फा ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स या फिर आपको वहाँ पे फावा बीन्स और उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है हमारे यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज में हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन होती है। अच्छा, इसके बाद पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा हमारे यहाँ पे बैक पेन और ये आपका जो है ना ये हीमोग्लोबिन यूरिया के साथ आपके पास प्रेजेंट करेगा, पेशेंट के अंदर ये दोनों टाइप्स की हिमोलिसिस चल रही होगी। अच्छा, पेशेंट के अंदर आप वहाँ पे बेस्ट इनिशियल के केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर CBC और स्मेयर करवाएंगे और यहाँ पे आपको ये सारे टाइप्स ऑफ सेल्स मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे जो है ना ये मोस्ट एक्यूरेट
के केस में हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये इंजाइम लेवल चेक करेंगे और ये आपने याद रखना है इंजाइम लेवल हम यहाँ पे 1 to 2 मंथ आफ्टर जहाँ पे चेक करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है एक्यूट हिमोलिसिस के केस में जो आपको वहाँ पे होते हैं ना आपको वहाँ पे G6PD डेफिशिएंट आपके आरबीसीज वो सबसे पहले आपको वहाँ पे डैमेज होते हैं, तो यहाँ पे आपको G6PD लेवल आपको वहाँ पे नॉर्मल मिलता है। तो आप क्या करेंगे 1 to 2 मंथ आफ्टर आपकी जो है ये एपिसोड आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर G6PD का लेवल चेक करेंगे, अगर ये कम है तो आप वहाँ पे पेशेंट हो जाएगा G6PD डेफिशिएंसी वाला। अच्छा, इसके बाद ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, पेशेंट को सिंपल जो आपका ट्रिगर होगा इसको आप वहाँ पे अवॉइड कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें ना आपने याद रखना है आपको 3 टाइप्स के सेल्स मिलेंगे, हिंज बॉडीज भी मिलेंगी, बाइट सेल्स भी मिलेंगे और यहाँ पे आपको स्फेरोसाइट्स भी मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है पेशेंट के अंदर ये जो आपके यहाँ पे स्फेरोसाइट्स बन रहे हैं, स्फेरोसाइट्स के आपके यहाँ पे 3 डिफरेंशियल आपने इसके अंदर याद रखने हैं। एक आपका होगा G6PD डेफिशिएंसी, दूसरा आपने इसके अंदर याद रखना है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है उसके वहाँ पे बॉडी के अंदर वैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे स्फेरोसाइट्स बन रहे होते हैं। और लास्ट पे आपने इसके अंदर याद रखना है आपके वहाँ पे ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, ये मैं आपको बाद में करवा दूंगा। और इन तीनों में आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको स्फेरोसाइट्स मिलते हैं। अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्फेरोसाइट्स के साथ साथ आपको वहाँ पे हिंज बॉडीज मिल रही हैं तो ये क्या होगा आप वहाँ पे G6PD डेफिशिएंसी। अच्छा, उसके बाद अगर आप वहाँ पे जो है ये कूम्स टेस्ट आपका पॉजिटिव है स्फेरोसाइट्स के साथ साथ तो ये आपका हो जाएगा ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया और ये आपको वहाँ पे जो है ना ये हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, ये मैं आपको बाद में करवा देता हूँ। ये अभी जो है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर यही मैं करवा दूंगा। तो अभी तक के लिए हमारे यहाँ पे यही है, फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's